हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो चलो दोस्त, आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा खास होने वाला आप लोगों के लिए। तो क्योंकि उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई इस टॉपिक में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आज के बाद अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, पूरा देख लिया, उसके बाद आपको इसमें लेक्चर में दिक्कत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हर एक सवाल इस चैप्टर का, इस टॉपिक से तुरंत देखा देखी लगा दोगे। आपको ढंग से मतलब रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने समझ लिया आज तो। कुछ लोग इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, कुछ लोग इसे मेंसेस कहते हैं और कुछ लोग इसे पीरियड्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके, ठीक है। तो भाई साहब सुनो, ये मेनली फीमेल्स के अंदर चलती है। ओ क्या बात बता दी आपने, मुझे लगा मेल्स के अंदर भी चलती है। ये मेनली फीमेल्स के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है बच्चों? फीमेल्स के अंदर चलती है। या मैं बोलूं ये मेनली प्राइमेट्स के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है? प्राइमेट्स में। बच्चों प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज। क्या आते हैं? मंकीज, एप्स, है ना, या फिर ह्यूमन बींग्स, ये सब आते हैं हमारे प्राइमेट्स के अंदर। एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, ओनली प्राइमेट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ह्यूमन बींग्स में भी कौन? फीमेल्स में चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई? और बोलो, चलो आगे सुनो, आगे सुनो बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल, भाई इस टॉपिक का इस वर्ड का मतलब समझो। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे साइकिल, साइकिल मतलब साइकिल क्या होती है? साइकिल को अगर मैं डिफाइन करूं कि एक प्रोसेस है जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब एक प्रोसेस है, यहां से चालू हुआ, यहां पे आके आके यहीं पे खत्म हुआ, फिर चालू हुआ। अरे नहीं मेरी बात समझ में, इसको बोलते हैं साइकिल, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसलिए साइकिल इसलिए बोलते हैं कि एक बार खत्म होगी फिर दोबारा शुरू होगी, एक बार खत्म होगी फिर दोबारा शुरू होगी। हर एक मंथ में ये आती है, ईच मंथ में। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ, तो मैं कहा था कि साइकिल चल रही। साइकिल का मतलब क्या होता है? एक बार ये प्रोसेस यहां से शुरू हुआ, होते होते खत्म हुआ, फिर शुरू होगा, फिर खत्म होगा, फिर शुरू होगा, फिर खत्म होगा, उसे बोलते हैं साइकिल। तो सेम चीज बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल का मतलब ही होता है मेंसिस, मेंसिस यानी ब्लड, है ना। तो ये जो ब्लड आने का प्रोसेस है फीमेल्स के अंदर, ये एवरी मंथ चलता है। क्या चलता है बच्चों? एवरी मंथ चलता है। ये ब्लीडिंग, ये ब्लड, ये आ क्यों रहा है, ये मेंसेस हो क्यों रही है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर। सुनिएगा दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मजाक मत लीजिएगा इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, हर मंथ ऐसा हो क्या रहा है? एक्चुअली हर मंथ ऐसा हो क्या रहा है? हर मंथ एक फीमेल सोचती है, जब वो ओव्यूलेट करती है यानी सेकेंडरी oocyte बाहर आता है ओवरी से, हर मंथ वो सोचती है कि स्पर्म आएगा। क्या आएगा? स्पर्म आएगा। और स्पर्म से मैं फर्टिलाइजेशन करूंगी और मैं फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाऊंगी, जो जाइगोट आगे जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर फिक्स होगा, जिसे मैं बोलता हूं इम्प्लांटेशन। हर महीने फीमेल की बॉडी ऐसा सोचती है। क्या सोचती है? कि ओव्यूलेशन होगी, सेकेंडरी oocyte आएगा, वहां पे स्पर्म भी आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट आगे जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाके इम्प्लांट होगा यानी फंसेगा और वहां पे वो डेवलप करेगा पूरा बेबी में। हर महीने ऐसा फीमेल सोचती है। लेकिन क्या हर महीने उसको स्पर्म मिलेगा? क्या नहीं, ये जरूरी नहीं है, है ना। एक तो यही होता है। देखो एक्चुअली में बॉडी क्या सोचती है कि फीमेल की बॉडी सोच रही है कि हर बार स्पर्म मिलेगा, स्पर्म मिलेगा तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर को, एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर को बड़े अच्छे से सजा सजू के रखती है, बड़े अच्छे से बना के रखती है। लेकिन जब उसे पता लगता है, जब वो निराश होती है कि उस मंथ स्पर्म नहीं आया, तो ये एंडोमेट्रियम की जो बनी हुई लेयर है वो क्या कहती है कि मुझे यहाँ पे मेरा काम ही क्या है, मैं क्यों बनी रहूं यहाँ पे। तो वो क्या करती है? शेड डाउन कर जाती है। क्या कर जाती है? बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। साथ साथ सेकेंडरी oocyte भी बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो? तो एंडोमेट्रियम लेयर हर महीने इंतजार करती है, इसलिए हर महीने वो बार बार नहीं बनती है। नहीं मिलता स्पर्म, बाहर आ जाती है, फिर बनती है, नहीं बनता, नहीं मिलता स्पर्म, फिर बाहर आ जाती है, ठीक है। इसलिए जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान मेंसेस नहीं होती। रीजन? क्योंकि
प्रेगनेंसी हुई मतलब स्पर्म मिल गया और जाइगोट बन गया, और वो जाइगोट आके यहाँ पे यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर आके अटक गया। अब वो एंडोमेट्रियल शेड नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उसको वहां पे पालना है, उस जाइगोट को 9 महीने तक रखना है, समझ रहे हो? तो जब स्पर्म नहीं मिलता तब एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड आउट करती है। तो भाई अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफाइन करूं, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये पेरियोडिक शेडिंग, बार बार टूटना और बनना ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना? तो बार बार इसका टूटना मतलब पेरियोडिक शेडिंग होना, शेड हो जाना इसका, है ना? और इसका बनना, बनने को क्या बोलते हैं आज के बाद याद रखना, प्लोरीफरेशन। स्पेलिंग देख लेना दोस्त, मेरे को स्पेलिंग, ठीक है? प्लोरीफरेशन का मतलब बनना, किसका? एंडोमेट्रियम का। बार बार इसका शेड होना और बनना, और बन क्यों रहा है? ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। बन क्यों रहा है? ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे आगे फील, अरे बोल दो यार आगे फील, अरे बोलो। ये एंडोमेट्रियम अपने प्रिपेयर कर रही है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? तो बोल दो, एक बार बोल दो नहीं आई समझ में यार, कंटाप मारूंगा एक सब समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है? अरे आई मेरी बात समझ में? पक्का, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं ये एवरी मंथ, हर महीने ये काम चलता है, हर महीने ये काम चलता है, तो मैं बोलता हूं कि ये रिपीट करता है, रिपीट्स एवरी आफ्टर 28 डेज। मैं मान रहा हूं ऐसा कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है पूरा का पूरा, अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो 28 दिन की होती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, लेकिन मेंसिस यानी ब्लीडिंग जो है वो मात्र 3 से 5 दिन की होती है। अरे नहीं है मेरी बात समझ में, है ना? तो ये साइकिल अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर एवरी 28 डेज। मैं मान रहा हूं ऐसा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है। क्या है? 28 दिन की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 28 दिन की ही रहे, ठीक है? मिनिमम जो होनी चाहिए ऐसा है, अगर 21 दिन की भी होती है तो भी हम नॉर्मल मानते हैं, और यहां से 35 दिन की होती है तो भी हम नॉर्मल मानते हैं। मतलब अगर कोई फीमेल आती है और बोलती है मेरी 21 दिन की साइकिल है, मतलब मैं 21 दिन में एक बार मेरे को मेंसेस या पीरियड्स हो जाते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। जरूरी नहीं है 28 ही हो, हम यहां पे पढ़ेंगे 28 डेज लेकर, क्योंकि ये एक एवरेज है। 28 डेज क्या है? एवरेज है, एवरेज निकलता है ये, ठीक है? जरूरी नहीं है हर फीमेल की साइकिल 28 डेज की ही होती है, किसी की 30 की हो सकती है, किसी की 34 की भी हो सकती है। रीजन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती तो 28 दिन की रहती, ठीक है? वो तो नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल साइकिल है, ठीक है? तो 28 दिन से अगर 21 दिन की साइकिल है तो भी नॉर्मल है, या 35 दिन की साइकिल है तो भी नॉर्मल है, लेकिन 21 दिन से भी छोटी साइकिल है तो कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर देखेगा क्या गड़बड़ है, ठीक है? या 35 दिन के बाद मेंसेस आते तो भी डॉक्टर देखेगा कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं आ रहा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। इसको इसकी इतना कंसेप्ट समझ में आया? अरे इतना कंसेप्ट समझ में आया? अरे आया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स के मतलब, कुछ वर्ड्स के मतलब। हे भगवान बहुत गर्मी है यार, हैं? इस वक्त तो बहुत गर्मी है, देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, देखो बहुत पसीना है, ठीक है? चलो भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो मेरे साथ पढ़ के। देखो भाई एक वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड आता है बच्चों मिनार्क। मिनार्क, ये मिनार्क क्या होता है? मिनार्क वो टाइम है जब मेंसेस शुरू होते हैं एक फीमेल को, है ना? फीमेल को जो मेंसेस शुरू होते हैं वो कब शुरू होते हैं? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की उम्र में जब वो प्यूबर्टी हिट करते, प्यूबर्टी मतलब क्या? 11 से 13 साल की उम्र, जब पहली बार मेंसेस आते हैं इस उम्र में, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनार्क। मिनार्क का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम बोलते हैं मिनार्क, ठीक है? नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट है मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ये मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज मतलब कब मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिरी बार आई, रुक गई, खत्म, उसके बाद कभी नहीं आएगी। समझ रहे हो? मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? सिसेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिसेशन हो जाना। सिसेशन मतलब बंद हो जाना, किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, है ना? तो ये ओल्ड एज में होता है,
ओल्ड एज में मेनली किस उम्र में होता है बच्चों? 45 से 50 ईयर्स तक ऐसा देखा जाता है कि मेनोपॉज फीमेल्स के अंदर आ जाता है। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी भी मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है, किसी के 40 ईयर्स में भी आता है, किसी के 50 ईयर्स के बाद भी चल रहा होता है, 55 में आता है। तो जस्ट एक एवरेज लेके चलते हैं हम लोग कि इतनी उम्र में 90% लोगों को देखा गया है कि इतनी उम्र में बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आना। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक चीज और होती है बच्चों, एमिनोरिया। क्या बोलते हैं? एमिनोरिया। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एमिनोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस होना, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। भाई पीरियड्स आ ही नहीं रहे, 11 से 13 उम्र निकल गई, 14 उम्र निकल गई, 15 उम्र निकल गई, 16 उम्र निकल गई, आ ही नहीं रहे, 20 उम्र तक आ गई, कभी भी मेंसेस आए नहीं। इसे बोलते हैं क्या? एमिनोरिया हो जाना, यानी एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। लेकिन 3 टाइम ऐसा होता है जब मेंसेस नहीं आते, 3 टाइम ऐसे होते हैं जब एमिनोरिया चल रहा होता है, और इसको हम लोग बिल्कुल ठीक मानते हैं कि ये कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऐसा है, मैंने आपको बोला एमिनोरिया का मतलब क्या है कि मेंसेस ना आना, है ना। लेकिन 3 टाइम ऐसा होता है फीमेल की लाइफ के अंदर जब मेंसेस नहीं आ रहे होते और वो बिल्कुल कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होती। पहला टाइम होता है बच्चों प्री प्यूबर्टी, जब बच्ची की उम्र 11 से 13 साल ना हुई हो, है ना, तब तक पीरियड्स नहीं आते, उसे भी एमिनोरिया ही कहूंगा मैं उसको एक तरीके से। लेकिन वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं आ रहे, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं आपको प्रेगनेंसी का मैं आपको आंसर दे चुका हूं। प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस नहीं आती। इसके अलावा बच्चों मेनोपॉज के बाद भी पीरियड्स या मेंसेस नहीं आते। तो ये 3 टाइम पर जो एमिनोरिया रहता है वो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर इन टाइमों पे मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो कोई दवाई लेने की, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल आपकी बॉडी के हिसाब से सही चल रहा है मामला। अरे आई मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो आई मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो, अरे बोल दो यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो यार, है ना। और लास्ट जो होता है बच्चों वो होता है डिसमेनोरिया, ठीक है। ये डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस, बहुत ज्यादा दर्द। देखो मेंसेस के टाइम पे दर्द तो होना ही होता है, मेंसेस के टाइम पे दर्द तो होता ही होता है, लेकिन किसी फीमेल्स को इतना ज्यादा पेन होता है कि उनको सहन नहीं होता, है ना। पेन होना और बहुत ज्यादा पेन होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इसलिए बोलते हैं पेनफुल मेंसेस। इस कंडीशन को कहते हैं डिसमेनोरिया। क्या कहते हैं दोस्त? डिसमेनोरिया। अरे आई मेरी बात समझ में? अरे आई मेरी बात समझ में? छाप लो इसको, छाप लो इसको। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा, चिल चल रहा मामला, कुछ मुश्किल है नहीं। अरे कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर, अभी तक तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं है, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। अब होने वाली है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू पढ़ने के लिए, ये तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अब शुरू होगी दोस्त, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। और जिसने ये समझ लिया, समझ लो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया, गारंटी, ठीक है। 3 2 1 मिटा दूं क्या? चलिए मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई। हार्मोनल कंट्रोल समझते हैं पहले तो। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन कैसे कंट्रोल हो रहे हैं इसके अंदर, सुनना यार। अगर मैं बोलूं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस किस का काम चल रहा है, तो आप लोगों को दिमाग में आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसका रोल है वो एक ओवरी और एक यूट्रस है, एक ओवरी और एक यूट्रस है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, सिर्फ ओवरी और यूट्रस ही। ओवरी क्यों है? अरे ओवरी से तो ओव्यूलेशन होगा, अरे ओवरी से तो सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, है ना। तो ओवरी और यूट्रस की एंडोमेट्रियन लाइनिंग, इन दोनों का काम है। आपको ऐसा लगता है बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इन दोनों को भी कमांड करने वाला एक हायर सेंटर है। इन लोगों को भी कमांड करने वाला कौन है? एक हायर सेंटर है। ये ओवरी और ये यूट्रस तो किसी की बातों में आके काम कर रहे हैं, लेकिन किसकी बातों में आ रहे हैं? ये है वो हाइपोथैलेमस। कौन है बच्चों? हाइपोथैलेमस। देखो भाई, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस है ना, सिग्नल भेजता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल भेजता है? एंटीरियर
पिट्यूटरी को। भाई हाइपोथैलेमस ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। क्या कोई ऐसी चीज है जो हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करे? क्या कोई ऐसी चीज है जो हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करता हो? दिमाग लगा के सोचो यार। अरे 12वीं क्लास के हो तुम लोग या ड्रॉपर बैच के हो, थोड़ा तो सोचो। हाँ, हाइपोथैलेमस ही है जो हर महीने आपकी साइकिल करवा रहा है, एक सिग्नल भेज के। ओवरी और यूट्रस नहीं, ओवरी और यूट्रस को सिग्नल जा रहे हैं हार्मोनल के थ्रू, तब वो काम कर रहे हैं। तो कौन है? हाइपोथैलेमस करवा रहा है। लेकिन हाइपोथैलेमस को भी एक बंदा कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, आपने पढ़ा है यार, अभी लिखूंगा याद आ जाएगा, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, भाई लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है इसको, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। पढ़ा होगा कभी लाइफ में, 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर, है ना। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस बड़ा होता है। लिम्बिक सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका, आपके मूड का, आपका परसेप्शन के लिए, इन सब के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है। तो कभी एक फीमेल से पूछना कि जब उनका स्ट्रेस होता है उनको, या मूड खराब होता है, या मूड अच्छा नहीं होता, तो उनके मेंसेस पे फर्क पड़ता है, उनकी साइकिल या तो डिले हो जाती है या तो जल्दी आ जाती है। मैं मान ही नहीं सकता ऐसा नहीं होता। किसी फीमेल से जाके पूछना ये चीज, आप लोग डॉक्टर से, आप लोग को फीमेल से पूछने के लिए घबराइए मत, समझ रहे हैं? अपनी फ्रेंड से पूछ लीजिए जो मेडिकल स्टूडेंट है, वो आपको बताने में इतना शर्माएगी नहीं, या अंदर से उसको कुछ होगा नहीं ऐसा। उससे पूछना कि यार ऐसा होता है क्या तुम स्ट्रेस में होते हो, या तुम्हारा मूड ठीक नहीं रहा कुछ टाइम से, तो क्या आपके मेंसेस पे या मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्त। इवन स्किप भी कर जाती हैं कुछ फीमेल्स, अगर वो डिप्रेशन में हो तो वो मेंसेस आते ही नहीं, एमिनोरिया टाइप का कंडीशन हो जाता है उनके अंदर, समझ रहे हो? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है हमारा, वो क्या करता है? वो हमारे मूड को, हमारे परसेप्शन को, इन चीजों को कंट्रोल करता है ना। और ये खुद कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो जब ये इसको गड़बड़ देगा तो ये भी तो आगे गड़बड़ देगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? कंसेप्चुअल बात है दोस्त, कंसेप्चुअल बात है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से रिलीज करता है बच्चों, सबको पता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन फुल फॉर्म लिख दूं क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो है बच्चों आगे जाके दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, एक होता है बच्चों LH और एक होता है FSH। इसकी फुल फॉर्म बताने के लिए मैं मार दूंगा अगर तुमने दोबारा फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है इनकी फुल फॉर्म, फिर बताता हूं यार, मेरा काम है बताना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बच्चों काम करते हैं किस पे? थीका सेल्स पे। किस पे काम करते हैं? थीका सेल्स पे। और ये थीका सेल्स आगे जाके रिलीज करते हैं क्या? एंड्रोजन। क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। सर एंड्रोजन तो मेल में होता है, बता रहा हूं फीमेल्स के अंदर भी यही रिलीज होता है बच्चों, ये बाद में कन्वर्ट होगा वो बात अलग है। कमाल की बात है, तुम लोगों को आधी बातें पता ही नहीं है दोस्त, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना भैया। तो हाइपोथैलेमस रिलीज स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये सिक्रीट करती है वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना। और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं आगे जाके दो हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वर्क करते हैं थीका सेल्स पे। सर थीका सेल्स क्या होते हैं? भैया मैंने सारा पढ़ा रखा है थीका सेल्स के बारे में। ये थीका सेल्स पे काम करते हैं, रिलीज क्या करवाते हैं बच्चों? एंड्रोजन। क्या रिलीज करवाते हैं? एंड्रोजन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा जो है ये काम करता है किस पे? ग्रेनुलोसल सेल लेयर पे। ये ग्रेनुलोसल सेल लेयर पे काम करता है। होता क्या है? ये ग्रेनुलोसल सेल लेयर आगे जाके काम करता है किसके ऊपर? एंड्रोजन के ऊपर। एंड्रोजन के ऊपर काम करता है और एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ये एस्ट्रोजन में। किस में कन्वर्ट करता है दोस्त? एस्ट्रोजन में। एक्चुअली में ये प्रोसेस चल रहा है वहां पे, एक फीमेल बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। समझ कि नहीं आई? ये सब हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन थीका सेल्स एंड्रोजन रिलीज करे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ग्रेनुलोसल सेल लेयर रिलीज करी, ठीक है। और और इसने इस पे काम किया एंड्रोजन पे, और इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर बच्चों? एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और इस एस्ट्रोजन का काम क्या है? ये क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक भेजता है।
पॉजिटिव फीडबैक भेजता है टू दी लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये पॉजिटिव फीडबैक मतलब जितना एस्ट्रोजन निकलेगा उतना ही लुटेनाइजिंग हार्मोन और सिक्रीट कराने के लिए ये बोलता चलेगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? जितना लुटेनाइजिंग हार्मोन जितना एस्ट्रोजन निकलेगा उतना ही ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा इसको कि और ज्यादा रिलीज हो, और ज्यादा क्या हो, रिलीज। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगी, और ये बढ़ने लगेगी तो ऑफ कोर्स सी बात है एस्ट्रोजन भी बढ़ने लगेगा। हार्मोनल, सारा हार्मोनल खेल है बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। इसके अलावा लुटेनाइजिंग हार्मोन, देखो ये एस्ट्रोजन इस लुटेनाइजिंग हार्मोन को पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है कि और बढ़ और निकल, तो लुटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर। और लुटेनाइजिंग हार्मोन बच्चों क्या करवाता है, आपको पता होना चाहिए, ओव्यूलेशन करवाता है। क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है कि नहीं? तो जब ये एस्ट्रोजन इसको पॉजिटिव फीडबैक भेजता है जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन एक फीमेल की बॉडी के अंदर इस प्रकार से चल रहा है। अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गई। आफ्टर ओव्यूलेशन, यहां समझा रहा हूं, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद का कंसेप्ट समझो बच्चों। आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया और बचा क्या, सिर्फ कॉर्पस लुटियम। क्या बचा? कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम एक तरीके का एंडोक्राइन फंक्शन शो करता है। क्या फंक्शन शो करता है? एंडोक्राइन फंक्शन शो करता है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब होता है बच्चों हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है ना। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है? ये दो हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, एक बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। दो तरीके के हार्मोन ये रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। भाई एस्ट्रोजन तो बहुत कम मात्रा में रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बड़ा ही डोमिनेंट लेवल पे होता है। डोमिनेंट लेवल मतलब अगर मैं पूछूं कि मेन हार्मोन क्या सिक्रेट होता है कॉर्पस लुटियम से, तो आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। लेकिन क्या एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है? हाँ, मतलब ये मान लो इतने बड़े माहौल में 2-3 एस्ट्रोजन, बाकी सारा का सारा एस्ट्रोजन, बाकी सारा का सारा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। तो ज्यादा डोमिनेंट लेवल पे कौन सिक्रीट होता है? प्रोजेस्टेरोन। कम अमाउंट में सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन, है ना। इसलिए आप एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम्स बना रखे हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ऐसे ऐसे करके ग्राफ्स बना रखे हैं, उसमें आप जरूर देखना एस्ट्रोजन को इन लोगों ने 2 बार ऊपर करके दिखा रखा है। वो 2 बार ऊपर क्यों कर रखा है? देखो, एक बार तो यहां रिलीज हुआ ज्यादा अमाउंट में और एक बार यहां पे बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज हुआ। तो एनसीईआरटी में देखना, एक बार उसको ऐसे ऊपर कर रखा है और एक बार उसको ज्यादा ऊपर नहीं कर रखा। सारा क्लियर कर दूंगा, गारंटी है मेरी दोस्त। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है भाई? ये प्रोजेस्टेरोन का काम है, यहां लिख रहा हूं, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको? LH को और FSH को। LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक भेजता है ताकि ये काम करना बंद कर जाए, ताकि ये काम करना क्या कर जाए? बंद कर जाए, है ना। तो अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है तो LH और FSH का काम होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कहानी खत्म। ये हार्मोनल है भैया, ये हार्मोनल सिस्टम है। जरूर से जरूर समझ लो इसको, समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पे डिपेंड करती है। पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पे डिपेंड करती है। अरे आई बात समझ में? अरे एक बार बोल दो हाँ, आगे बात समझ में, मजा आ जाएगा सुन के मेरे को। 3 बातें ऐसी बता रहा हूं तो जिंदगी भर याद रखनी है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए। 3 बातें ऐसी बता रहा हूं। पहली बात यह है कि जब तक लुटेनाइजिंग हार्मोन रहेगा बॉडी के अंदर, तब तक कॉर्पस लुटियम रहेगा, तब तक कॉर्पस लुटियम रहेगा। पहली बात ये, जब जब लुटेनाइजिंग हार्मोन रहेगा बॉडी के अंदर, तब तक कॉर्पस लुटियम जिंदा रहेगा, बना रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। जैसे लुटेनाइजिंग हार्मोन की वैल्यू लेवल कम होगा, ये कॉर्पस लुटियम खराब होना शुरू हो जाएगा, डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना। दूसरी बात, एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन है हमारा, ये है ना, इसका काम है एंडोमेट्रियम बनाना। एंडोमेट्रियम का बनाना। एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है? बनाने को क्या बोलते हैं? प्रोलरीफरेशन। तो एंडोमेट्रियम को बनाने का काम किसका है? एस्ट्रोजन का। एंडोमेट्रियम को बनाने का काम किसका है? एस्ट्रोजन का, है ना। अभी एंडोमेट्रियम बन गई, उसको बनाए रखने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का।
तीन चीजें बता दी मैंने दोस्त। कॉर्पस लुटेयम को मेंटेन रखने का काम किसका है? लुटेनाइजिंग हार्मोन का। अगर लुटेनाइजिंग हार्मोन कम हुआ तो ये नहीं, धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एंडोमेट्रियम का बनाने का काम किसका है? एस्ट्रोजन का काम है। किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम है। ठीक है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनेगी। ठीक है, लास्ट मैंने आपको क्या बोला? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम की लेयर या लाइनिंग में बोलूं एस्ट्रोजन ने बनाई है, उसको मेंटेन करके रखने का काम किसका है? उसको मेंटेन करके रखने का काम है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आ गई? गारंटी? चलिए बहुत बढ़िया। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। कृपा करके इसको पोस्ट करो और इसको रट लो बैठ के। क्या कर लो? रट लो बैठ के। 3 2 1 मिटा रहा हूं। चलिए मिटा दिया। अब बच्चों इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। वो इवेंट्स ओवरी में भी चल रहे हैं और यूट्रस में भी चल रहे हैं। ओवरी में भी चल रहे हैं और यूट्रस में भी चल रहे हैं। अभी क्या है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग इवेंट्स, क्या क्या हो रहा है ओवरी के अंदर, क्या हो रहा है और यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला ये साइकिल जो हम पढ़ेंगे ये 28 डेज की पढ़ेंगे। कितनी डेज की पढ़ेंगे? 28 डेज की पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरी में बच्चों तीन चीजें होती है। पहला होता है बच्चों फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ये 1 से लेके 13 दिन तक यही काम चलता है। 1 से लेके 13, स्टार्टिंग से लेके 13 दिन तक काम क्या चलता है? ये आपको दिख नहीं रहा, शिट, इतना लिख दिया मैंने और आपको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी का जो पहला है काम है, पहला इवेंट है, वो क्या है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब फॉलिकल्स का बनना। कितने दिन चलता है भैया? ये 1 से लेकर 13 दिन तक यही चलता है। ओवरी के अंदर यही काम चल रहा होता है, फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट जो इवेंट होता है इसमें होता है ओव्यूलेशन वाला। कौन सा इवेंट है बच्चों? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होती है इसके अंदर। कौन से देरी, कौन सी पे? बिल्कुल मिड पे। 28 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है। 28 में से मिड वाले डे पे हम मानते हैं कि ये रिलीज होता है। क्या बोलते हैं इसको? 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन होता है। हाय हाय भाई, इस गर्मी में तो मार दिया मुझे। 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, अच्छा ओव्यूलेशन होगी, बाकी बचा हुआ सामान क्या हो गया? कॉर्पस लुटेयम। तो अगले जो चलता है वो चलता है लुटेयल फेज। क्या चलता है बच्चों? लुटेयल फेज। लुटेयल फेज किसके लिए है? ये कॉर्पस लुटेयम की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉर्पस लुटेयम की। 15 से लेके 28 दिन तक यही इवेंट चलता रहता है। तो 3 इवेंट चल रहे हैं ओवरी के अंदर। फॉलिकुलर डेवलपमेंट 1 से लेके 13 दिन तक, ओव्यूलेशन ये होती है 14वें दिन, और लुटेयल फेज यानी कॉर्पस लुटेयम रहता है 15 से 28 दिन, क्योंकि 28 दिन के बाद वो पूरी तरीके से डीजनरेट कर जाता है। क्यों करता है डीजनरेट? अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। चलिए अगली बात करूं बच्चों यूट्रस की। तो यूट्रस में जो पहला जो फेज चल रहा है वो चल रहा है बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब पहले ब्लीडिंग हो गई, पहले ब्लीडिंग हो गई। कितने दिन? 1 से लेके 5 दिन तक बच्चों यही चला। 1 से लेके 5 दिन तक यही चला। इसमें क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग खत्म हुई, ब्लीडिंग खत्म हुई, उसके बाद क्या होगा? दोबारा से एंडोमेट्रियम बनेगा, एंडोमेट्रियम दोबारा बनना चाहेगा, है ना। तो दूसरा फेज जो होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। ये कितने दिन चलेगा? 6 से लेके 14 दिन तक यही काम चलता रहता है। 6 से लेके 14 दिन तक यही काम चलता रहता है। और जो लास्ट फेज होता है बच्चों वो होता है इसके अंदर सिक्रीटरी फेज। क्या होता है? सिक्रीटरी फेज। कुछ चीजें सिक्रीट की जाती है इसके अंदर, वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन समझ लो कुछ चीजें सिक्रीट की जाती है। 15 से लेकर 28 दिन तक यही काम चलता रहता है। 15 से लेकर 28 दिन तक यही काम चल रहा था। तो ये इवेंट्स है। इसी इवेंट के बेसिस पे हम लोगों को आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी है। इवेंट्स 2 जगह चल रहे हैं, ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर 3 इवेंट चल रहे हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट पहला, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं 1 से लेकर 13 दिन तक। फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रही है। कैसे हो रही है, क्या हो रही है, अभी समझेंगे, सब हार्मोनल है। उसके बाद लास्ट जो फेज चल रहा है वो लुटेयल फेज चल रहा है। इसको कनेक्ट कर लो, लुटेयल यानी कॉर्पस लुटेयम की बात हो रही है। और कॉर्पस लुटेयम आफ्टर ओव्यूलेशन ही रिलीज होता है ना। उसके बाद बताओ यूट्रस। यूट्रस में पहला जो फेज चल रहा है वो मेंस्ट्रुअल फेज है, यानी मेंसेस यानी ब्लीडिंग। 1 से लेकर 5 दिन तक की ब्लीडिंग चलती है।
अब जरूरी नहीं है 1 से लेकर 5 दिन तक की, किसी किसी में 8 दिन की भी चलती है, किसी किसी में 3 दिन की भी चलती है। हम लोग एक तरीके से एवरेज ले रहे हैं। अगला आता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या हो गया, ब्लीडिंग होने के बाद जब एंडोमेट्रियम दोबारा शेड हो गई, अब दोबारा बननी है ना, दोबारा बनने के लिए दोबारा बन रही है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। उसके साथ साथ कुछ सिक्रीशन भी हो रहा है, इसे हम बोलते हैं 15 से 28 दिन ये काम चलता है। अरे नहीं है मेरी बात समझ में, अरे बोलो, चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पीरियड्स का, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 1 उसको मानेंगे जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, डे 1 उसको मानेंगे जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, 3 2 1 मिटा दूं, सारे डेज के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान दे लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बॉस की तरह पढ़ाऊंगा। डे 1 ठीक है, डे 1 दिख रहा है आपको लिखा हुआ यहाँ पे, डे 1 में क्या हो रहा है बच्चों, कॉर्पस लुटेयम जो है वो रिग्रेस कर रहा है, डीजनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लुटेयम, ऐसा हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि डे 1 को मेनली वो मानेंगे जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उसको हम लोग डे 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, डे 1 मानते हैं। तो डे 1 पे होता क्या एक्चुअली में, जब पीरियड्स ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, उससे पहले क्या हो रहा होता है, ये कॉर्पस लुटेयम रिग्रेस हो रहा होता है। मतलब मान लो इतना है, तो धीरे धीरे छोटा होते बिल्कुल 5 दिन में बिल्कुल ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉर्पस लुटेयम बच्चों रिग्रेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया डे 1 की बात। तो डे 1 से लेके अब 1 से लेके 5 दिन तक के बीच में क्या हो रहा है ये समझते हैं। देखना, जब तक कॉर्पस लुटेयम था तब तक क्या सिक्रीट हो रहा था, वो ग्राफ याद करो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, है ना, और प्रोजेस्टेरॉन ने नेगेटिव फीडबैक भेज रखा था LH और FSH को। मतलब उसके प्रेजेंस में जब तक कॉर्पस लुटेयम था तब तक LH और FSH काम नहीं कर रहे थे। रीजन मीन क्योंकि कॉर्पस लुटेयम सिक्रीट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और वो उन दोनों को काम करने नहीं दे रहा था। जैसे ही इसका रिग्रेशन होना शुरू हुआ, तो आप मुझे बताओ क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होंगे? ऑफ कोर्स ये बातें होंगे, क्योंकि कॉर्पस लुटेयम ही तो था जो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा था। तो जब वो रिग्रेस होने लगा तो इन दोनों का लेवल बॉडी के अंदर घटने लगा। भाई बहुत इजी है, बस आपको ये याद रखना है, रिग्रेशन हुआ है कॉर्पस लुटेयम का पहले दिन में, उसके बाद डे 1 से डे 5 में क्या हो रहा है ये बता रहा हूं। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। तो अब कॉर्पस लुटेयम ही धीरे धीरे रिग्रेस करने लगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है इन दोनों का भी लेवल बॉडी में डिक्रीज करने लगेगा। जैसे ये दोनों डिक्रीज करने लगेंगे, आपको याद है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने नेगेटिव फीडबैक भेज रखा था LH और FSH को, मतलब काम करने नहीं दे रहे थे। अब LH और FSH जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लग गया तो LH और FSH फिर से अपना काम करना शुरू करने लगेंगे। अरे बोलो मेरी बात, है ना। तो जो इनिबिशन हो रखी थी LH और FSH की, इनिबिट कर रखा था LH एंड FSH, है ना, अब वो फ्री हो गए होंगे। अरे बोलो, फ्री हो गए होंगे, है ना। जब मतलब दोबारा से ये लोग रिलीज होना शुरू हो गए होंगे, और अगर ये रिलीज होना शुरू हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया, तो क्या हो रहा होगा बच्चों, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स फिर से डिवाइड करने लग गए होंगे, यानी डेवलप करने लग गए होंगे। डिवाइड करने लग गए होंगे, या मैं बोलूं डेवलप करने लग गए होंगे। तो अगली बात और सुनना, ये 1 से लेके 5 के बीच में क्या होता है बच्चों, ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है ना। तो इसके अलावा ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, अब कौन सी बात है, मैंने आपको कहा था प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाए रखना। याद करो, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाए रखना। अब ये प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे ये लेवल पूरा डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कौन करके रखेगा, है ना। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को कोई मेंटेन करके रखेगा नहीं, जिसकी वजह से शेडिंग हो जाएगी। अरे बोलो, शेडिंग हो जाएगी किसकी, एंडोमेट्रियम की। शेडिंग हो जाएगी किसकी बच्चों, एंडोमेट्रियम की, है ना, अलोंग विद मेंस्ट्रुअल ब्लड, है ना, अलोंग
along with menstrual blood। ये menstrual blood के साथ साथ ये बाहर चले जाएंगे। बच्चों menstrual blood कितना होता है? menstrual blood कितना होता है? करीब करीब 60 ml। 60 ml एक फीमेल बाहर निकालती है, हर महीने अपना ब्लड लॉस करती है 60 ml। तो 1 से लेकर 5 तक के बीच में बच्चों ये काम चल रहा है। आपको इतनी बात समझ में आती, गारंटी मेरी, आपको इतनी बात समझ में आती, गारंटी मेरी। दोबारा से हल्का से सुन लो फटाफट से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये वीडियो लंबी भी जाएगी क्योंकि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। भाई डे 1 पे क्या हुआ? कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया। शुरू होने की वजह से क्या हुआ? कॉर्पस लुटियम 2 हार्मोन सिक्रीट करता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब ये रिग्रेस होना शुरू हो गया, डीजनरेट होना शुरू हो गया, तो बॉडी के अंदर इन दोनों का लेवल कम हो गया, है ना। और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक भेज रहा था किसको? एलएच और एफएसएच को, है ना। तो वो भी अब फ्री हो जाएंगे। तो जो एलएच और एफएसएच काम नहीं कर रहे थे वो फ्री है। तो अगर एफएसएच फ्री हो गया तो ओवरी के अंदर फिर से फॉलिकल्स डिवाइड करने लग जाएंगे, है ना। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? मेनली प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना के रखना। अब प्रोजेस्टेरोन जब कम हो गया, गायब होने लग रहा, कम हो गया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की शेडिंग हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे वो अलॉन्ग विद मेंस्ट्रुअल ब्लड, जिसका वैल्यू क्या होती है? 60 ml। खत्म। 1 से 5 दिन खत्म। फिर बच्चों छठे से 7वें दिन, डे 6 to 7, छठे से 7वें दिन पे क्या होता है? सिर्फ एक, ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड। क्या होता है? छठे से 7वें दिन पे क्या होता है? कोई एक डोमिनेंट फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाता है। अरे ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हो गई थी ना, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। तो छठे से 7वें दिन पे जिस डोमिनेंट को आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाना है, ओवम बनाना है ना, जिसको बाहर जाना है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए बोलते हैं ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड। अरे आई मेरी बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्या होगा? डे आपको मैंने 6 से लेकर 7वें दिन तक बता दिया। अब सुनो आगे, डे 7 to या 8 to 12, 8 to 12। अब क्या होती है? देखो फॉलिकल सिलेक्ट हो गया, है ना। अब ये पिछले लेक्चर याद करो, उन फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसल सेल लेयर आती थी, है ना। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होती है ग्रेनुलोसल सेल लेयर की। डेवलपमेंट होती है किसकी? ग्रेनुलोसल सेल लेयर की। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनुलोसल सेल लेयर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ग्रेनुलोसल सेल लेयर? ग्रेनुलोसल सेल लेयर एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में बदल रहा था, है कि नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये ग्रेनुलोसल सेल लेयर तो बनी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ? बॉडी के अंदर बढ़ने लगा। अरे बोलो यार, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगा। और ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? ये एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ? एलएच और एफएसएच भी बॉडी के अंदर क्या होने लगे बच्चों? बढ़ने लगे, है ना। तो एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन यहाँ पे बन रहा, कहाँ गया? एस्ट्रोजन का मात्रा बॉडी में बढ़ने लगी। और एस्ट्रोजन का काम क्या था? एस्ट्रोजन का काम था कि एलएच और एफएसएच को सिग्नल भेजना पॉजिटिव वाला। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एलएच और एफएसएच भी बॉडी के अंदर बढ़ने लगे। कंसेप्चुअल है सारी बातें, सब कुछ उससे पढ़ा रहा हूं मैं, उससे किससे? तुम्हारा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो टेबुलर फॉर्म में जो ग्राफ ऐसे करके बनवा के दिखाया है, समझ रहे हो? उससे ही सारा कनेक्ट है ना। तो भैया एस्ट्रोजन, अब मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन का काम क्या होता है। अरे एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को बनाना, यानी प्लोरीफरेशन करवाना एंडोमेट्रियम की। तो इसी टाइम पे एंडोमेट्रियम दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, प्लोरीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये काम चल रहा होगा, ये काम चल रहा होगा। भाई 12 दिन खत्म हो गए, 12 दिन खत्म हो गए हैं। 12 दिन तक आई डोंट थिंक सो कि आपको दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत आ रही है, अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता, वीडियो को बैक करो फिर देखो, लेकिन देखना जरूर है इस वीडियो को, ठीक है बच्चों। चलो अब आता हूं डे 13 डे पे क्या होने वाला समझना। चलो मिटा रहा हूं, उसको मिटा दूं क्योंकि मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा। ये सब समझ में आ गया? छाप लो उसको। ये छाप लिया ना, एक बार कुछ गलती नहीं होगी तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर, चाहे जितना मर्जी घुमा के दे दो क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर। चलो भाई 13 डे पे क्या होगा सुनना। 13 डे पे सबसे अच्छी चीज होने वाली है, जो आपको सुन के भी लगेगा कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए था, हाँ भैया ऐसा होना चाहिए था।
चलो भाई, डे दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? नहीं दिख रहा, यहाँ लिखता हूँ। डे 13th डे पे क्या होता है? 13 डे पे बच्चों जो LH है और FSH है, दोनों के दोनों, याद है एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा था इनको, है ना? तो एस्ट्रोजन जो रिलीज हुआ वो क्या कर रहा था? पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है ना इनको। तो ये अपने क्या करेंगे? अटेन करेंगे पीक लेवल। अटेन क्या करेंगे? अपनी पीक लेवल। दोनों एकदम से बढ़ेंगे, दोनों क्या करेंगे? एकदम से बढ़ेंगे। जैसे ये दोनों एकदम से बढ़ेंगे, होता क्या है बॉडी के अंदर? जो प्राइमरी oocyte था, याद है आपको? प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो मियोटिक 1 के प्रोफेज 1 पे अटका रहता है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था। तो जैसे ये काम होता है तो हमारी प्राइमरी oocyte जो होती है बच्चों, वो कंप्लीट कर लेती है अपनी मियोसिस 1 अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेती है जब ये काम होता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी oocyte होता है, वो भी अपनी मियोसिस 2 का जो प्रोसेस होता है वो अपना मेटाफेज 2 तक कवर कर लेता है। मतलब मेटाफेज 2 तक उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। सर इससे आगे क्यों नहीं होती? एनाफेज टीलोफेज क्यों नहीं होती? वो तब होगी जब इसको स्पर्म मिलेगा। सेकेंडरी oocyte को क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर एक फैक्टर होता है बच्चों, इसे बोलते हैं एपीएफ मतलब एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। ये किसके पास होता है? ये सिर्फ स्पर्म के पास है। तो जब स्पर्म इससे मिलेगा, इस मेटाफेज को एनाफेज में प्रमोट करने के लिए इसके पास एक फैक्टर है जिसे बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, तभी होगा, है ना? लेकिन जब LH और FSH अपनी अटेन करते हैं पीक लेवल, उस टाइम पे सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 मेटाफेज 2 तक कंप्लीट करके बैठा होता है। जब स्पर्म मिलेगा तो ये ऑफकोर्स सी बात है एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 करके एक एग या ओवम बना लेगी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई? ये हो गया बच्चों डे 13 तक काम। नेक्स्ट आता है बच्चों डे 14। ये वो दिन है जब ओव्यूलेशन होगा। इसमें होता क्या एक्चुअली में? देखो 13 डे पे LH और FSH बहुत हाई मात्रा में बॉडी में अटेन अपनी पीक लेवल कर ली थी, दोनों ने बहुत हाई लेवल बॉडी के अंदर हो गए थे। लेकिन 14 डे पे LH जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, FSH थोड़ा सा कम रह जाता है। इसलिए लिख रहा हूँ LH इज स्लाइटली हायर देन FSH। मतलब अटेन पीक लेवल पे दोनों थे अपने, लेकिन 14 डे पे LH थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू FSH। इसको बोलते हैं बच्चों LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। मतलब तबाही, एक तरीके की तबाही हो गई LH की, बहुत सारी मात्रा में LH बॉडी के अंदर रिलीज हो गया। जैसे ही LH रिलीज हुआ, LH की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हो गया बच्चों? ओव्यूलेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ओव्यूलेशन मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर आया। सेकेंडरी oocyte ओवरी से क्या हो गया? बाहर आ गया। ये डे 14 तक जो काम चल रहा है सारा का सारा ओवरी के अंदर चल रहा है। ये डे 14 तक जो भी काम चल रहा है सारा का सारा ओवरी के अंदर। अब ये सेकेंडरी oocyte जो कि अपनी मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे अटका पड़ा था, है ना? ये रहा सेकेंडरी oocyte मान लो। ये इंतजार करता है एक स्पर्म का, अगर तो इसको स्पर्म मिल जाए तो ये आगे जाके जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा और एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इम्प्लांट कर जाएगा। लेकिन अगर इसको वो स्पर्म नहीं मिलता है तो ये दुखी हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? ये दुखी हो जाती है। ये दुख, जब इसको स्पर्म नहीं मिलता तो ये कहता है कि मेरा इस दुनिया में क्या काम? अरे बोलो, मेरा इस दुनिया में क्या काम? इधर रहने का क्या काम? चलो मैं बाहर चला जाता हूँ। क्या करता हूँ? बाहर चला जाता हूँ। तो सेकेंडरी oocyte, जब मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, तो बचा हुआ जो होता है उसे बोलते हैं बच्चों कॉर्पस लुटियम। तो डे 14 पे क्या होता है? डे 14 पे ओव्यूलेशन हुई, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और जो बाकी बचा हुआ था वो सब कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? कॉर्पस लुटियम के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? कॉर्पस लुटियम के अंदर वो चीज कन्वर्ट हो गई। अरे न्याय, मेरी बात समझ में? अरे बोलो, अब तक एस्ट्रोजन जो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाए रखा हुआ है। ठीक है ना? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से बनी पड़ी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए मिटा रहा हूं। डे 14 के बाद क्या हुआ, डे 14 में आपको पता लग गया कि ओव्यूलेशन हो गई और जो बाकी बची हुई चीज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गई। अब जैसी बॉडी ने, जैसी फीमेल ने कॉर्पस लुटियम रिलीज किया, जैसी फीमेल ने कॉर्पस लुटियम रिलीज किया, तो यहां मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, अब यहां मैं पढ़ा रहा हूं डे 15 से लेके 25 तक। यहां से मैं क्या पढ़ा रहा हूं, डे 15 से लेके 25 के बीच में क्या हुआ, डे 15 टू 25, 15 से लेके 25 के बीच में क्या चल रहा है, अरे आपको दिखी ना लिखा हुआ, डे 15 टू 25, 15 से लेके 25 के बीच में क्या चल रहा है आपको ये समझा रहा हूं। डे 14 पे कॉर्पस लुटियम आ गया, डे 14 पे क्या हो गया, कॉर्पस लुटियम आ गया। अब ये कॉर्पस लुटियम रिलीज कर रहा है बच्चों क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अरे बोलो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खूब मात्रा में इंक्रीज कर रहा है। डोमिनेंट लेवल पे कौन होगा, डोमिनेंट लेवल पे होगा क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सॉरी, एस्ट्रोजन तो बहुत कम मात्रा में होगा, है कि नहीं, एस्ट्रोजन तो बहुत कम मात्रा में होगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई मात्रा में होगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करवा रहा होगा किसका काम, अरे अब तो बोल दो, इनहिबिट करवा रहा होगा LH एंड FSH को। अरे बोलो, LH एंड FSH को। तो जो मात्रा बॉडी के अंदर LH FSH की बढ़ गई थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, अब दोबारा से कम करने लग गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, LH और FSH को। सब उसके अंदर लिखवा रखा है मैंने आपको टाइम उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये इनहिबिट होने लगा, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हुआ, कहने का मतलब क्या, फॉलिकल्स दोबारा डेवलप होंगे नहीं, और ओवरी के अंदर कुछ काम नहीं चल रहा, फॉलिकल्स डेवलप हो नहीं रहे। LH मतलब ओव्यूलेशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि FSH जब काम ही नहीं कर रहा तो LH ओव्यूलेशन कैसे करवाएगा, वो भी नहीं करवाएगा, है ना। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन इतना निकला, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करवा रहा होगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रख रहा होगा, मेंटेन करके रख रहा होगा। अरे बोलो, मेंटेन, मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। अरे बोलो यार है ना। और प्रोजेस्टेरोन का तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या कर रहा होगा, वो अभी भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना रहा होगा अभी भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और अच्छे से बना रहा होगा, प्लोरिफरेशन करवा रहा होगा, है ना। लेकिन याद है मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस लुटियम का टिके रहना डिपेंड करता है LH पे। अगर बॉडी के अंदर LH की मात्रा ज्यादा है तो कॉर्पस लुटियम जिंदगी भर रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खुद ही LH को इनहिबिट कर दे रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, LH हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब बॉडी के अंदर लुटिनाइजिंग हार्मोन की वैल्यू घटनी शुरू हो गई। जैसी घटनी शुरू हो गई, जैसी घटनी शुरू हो गई, मतलब LH मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को। लुटिनाइजिंग हार्मोन किसको मेंटेन करके रखता है, कॉर्पस लुटियम को, राइट। लेकिन कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन LH को ही इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में LH की मात्रा कम हो गई। जैसी बॉडी में LH की मात्रा कम होती रहेगी वैसे 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 बताओ क्या होगा, ये कॉर्पस लुटियम, ये कॉर्पस कहाँ गया, नहीं लिखा गया मैंने यहाँ पे, ये कॉर्पस लुटियम बच्चों डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर वही बात आ गई डे 1 की, है ना, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसी कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, जैसी कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, ये कहाँ गए, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, इसका लेवल कम होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा बच्चों, कम होने लग जाएगा। अरे कॉर्पस लुटियम का ही, कॉर्पस लुटियम ही तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है ना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखना, बना के रखना। बनाना काम एस्ट्रोजन का, बना के रखना किसका है, बहुत बढ़िया, बना के रखना किसका है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हुआ, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हुआ, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बॉडी में कम होने लगी, तो प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को भी बनाए रखना छोड़ दिया और एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे शेड होने लगी। मेंसेस शुरू हो गए, दोबारा सेम साइकिल शुरू हो गई। और धीरे धीरे क्या होगा, जब धीरे उसके बाद आखिर दिनों में क्या होगा, जब पूरी तरीके से कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो चुका होगा, है ना, तो कॉर्पस लुटियम ने जो इनहिबिट कर रखा था किसको, LH और FSH को, वो दोबारा से फ्री हो जाएंगे
और फिर दोबारा से फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ये सेम साइकिल हर महीने चलती ही रहती है। अरे क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? अरे बोल दो यार नहीं समझ में आई तो। मैं मान नहीं सकता आपको समझ ना आई हो, और इतने अच्छे से कोई आपको समझाया हो मैं ये भी नहीं मान सकता कि इतने अच्छे से आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो पे आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्त, चलिए और आपको बताता हूं। आपने ये तो समझ लिया बड़े अच्छे तरीके से। अब आपको मैं जो समझाने जा रहा हूं वो है ग्राफ। वो क्या है? ग्राफ। ग्राफ भी बच्चों रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्राफ देखो बच्चों, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन दो ही होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, LH और FSH। खुद सोचो, LH और FSH बीच में 14 डे पे आके बढ़ रहे थे, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे थे, लेकिन मतलब 13 डे पे LH और FSH अपने मैक्सिमम लेवल पे थे, लेकिन 14 डे पे LH FSH से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। ग्राफ देखो यही बता रहा है। ग्राफ देखो, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा एक्स्ट्रा। ये देखो, ये आगे दोनों चल रहे हैं, FSH और LH दोनों चल रहे हैं, लेकिन देखो LH बीच में एकदम से ऊपर हो गया। बीच में क्या हो गया? एकदम से ऊपर हो गया, जिसे मैं बोलता हूँ LH सर्ज। क्या बोलता हूँ? LH सर्ज। तो ये ऊपर जाने वाला LH है, बाकी नीचे वाला FSH ही है। अरे आई कि नहीं बात समझ में? FSH भी देखो बड़ा है, FSH भी बड़ा है, लेकिन 14 डे पे LH FSH से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं LH सर्ज, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है ना। ये हो गया पिट्यूटरी हार्मोन। अब देखो ओवरी में क्या हो रहा है। ओवरी में स्टार्टिंग में देखो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। 14 डे पे जब LH ज़्यादा हो जाता था, याद है, LH ज़्यादा होता था तो ओव्यूलेशन होती थी। ये देखो ओव्यूलेशन हो गई। क्या हो गई? यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गई है ना, यहाँ लिखा ओव्यूलेशन। और उसके बाद क्या होता था बच्चों, बता दो? ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी साइड बनता था, और साथ में जो बचा हुआ माल है वो क्या होता था? कॉर्पस लुटियम में चेंज होता। ये देखो, ये कॉर्पस लुटियम है ना, ये कॉर्पस लुटियम बना हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका रिग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिग्रेशन हो रहा है या डीजनरेट हो रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन खुद बताओ बच्चों, ओवेरियन हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मुझे खुद से बताना, एस्ट्रोजन कितनी बार निकला था? 2 बार। एक बार तो थीका सेल्स वाला जो सीन था वहां पे, और एक बार आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कर रहा था, याद है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन सिर्फ एक बार रिलीज होता है। जिस कब रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है। तो सेम चीज यहां पे देखो बच्चों, एस्ट्रोजन 2 बार ऊपर जाता है। एक बार यहां ऊपर गया जब इसको एंड्रोजन से कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जब कॉर्पस लुटियम यहां स्टार्ट हुआ, कॉर्पस लुटियम बनना, देखो एस्ट्रोजन फिर रिलीज हुआ। लेकिन प्रोजेस्टेरोन के बारे में देखो तो प्रोजेस्टेरोन पहले तो कोई सिक्रीट करता नहीं, लेकिन जब कॉर्पस लुटियम बनता है तब प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर बढ़ता है। तो ये देखो प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर बढ़ गया, खत्म। अगला आता है यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स देख लो, स्टार्टिंग में पहले 5 दिन ब्लीडिंग दिखा रहे हैं। ब्लीडिंग के बाद क्या होगा? ब्लीडिंग जैसी बंद होगी, एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है ना। एस्ट्रोजन का काम क्या है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाना। तो ये देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी है, ये देखो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी, और यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से बनने लग गई है। देख रहे हो, एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से बनने लग गई है। उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस लुटियम बन गया। अब देखो ये मेंटेन रही, ये मेंटेन्ड है ना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। तो ये देखो मेंटेन करके रखा हुआ खूब तरीके से। अरे बोलो, मेंटेन करके रखा हुआ। जैसे कॉर्पस लुटियम का लेवल घटा, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटा, मतलब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हुए। ये देखो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना शुरू हुए, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटना शुरू हुआ। उसी टाइम देखो मेंसेस फिर से शुरू हो गई। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखो घटनी शुरू हो गई, और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी हमारी। ये देखो यहाँ पे ब्लीडिंग दिखा रहे हैं, फिर से मेंसेस होना शुरू हो गया। तो यार ये ग्राफ रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया होगा, राइट। और 3 फेज में आपको बता ही चुका हूँ, मेंसुरेशन है ना, फॉलिकुलर फेज और लुटियल फेज, जिसे हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। बच्चों फॉलिकुलर फेज को हम लोग प्लोरिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। और लुटियल फेज को हम लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। 1 लाख रुपए का सवाल है, नीट में पूछ रखा है कि लुटियल फेज इज आल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज, राइट, और फॉलिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।